कर रहे थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आई हैव शोन यू द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो, और थोड़ा बहुत बेसिक आपको एक्सप्लेन किया था। उसको भी हम लेटर ऑन डिटेल में बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, बट उससे पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी है। एंड दे आर योर IUPAC naming of elements having their atomic number in 3 digits। ठीक है, 99 तक तो सारे एलिमेंट्स को नेम ऑलरेडी कर दिया गया है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके जो स्पेसिफिक नेम है। बट जो एकदम न्यू फॉर्म्ड लाइक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, उनका अभी तक नेमिंग प्रॉपरली डिपेंड करता है, धीरे धीरे नेम किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को नया एलिमेंट किसी ने डिस्कवर किया है और उसको इंस्टेंटली उसको नेम करना है, तो वो किस तरीके से नेमिंग होगी। तो IUPAC एक इंस्टीट्यूशन है, दैट इज़ योर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड की एक जिसमें सारे कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसके नेमिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो IUPAC में जाती हैं। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो IUPAC ने, दैट इज़ योर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं। अगर कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा, तो उसको किस तरीके से नेमिंग करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर कोई भी ज़ीरो टर्म आ रहा है, तो ज़ीरो के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे निल। 1 आएगा तो उसके लिए हम लिखेंगे अन। 2 आएगा तो बाय। 3 आएगा तो ट्राई। 4 तो क्वाड। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो अगर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो जो भी आपके पास एटॉमिक नंबर है बस उनको लिख दो, और लास्ट में एक सफिक्स जो एंड में कोई, जैसे आपका सरनेम, सब आप लोगों का सबका सरनेम होगा, है ना, तो वो सफिक्स होता है आपका। आपको जैसे मुझे नेम करना है, तो यू हैव सम सरनेम, तो स्टार्टिंग का नेम आपका अपना इंडिविजुअल है और सरनेम आपने अपने पेरेंट्स से लिया हुआ है। ऐसे ही आप कोई भी एलिमेंट ले लो, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज योर EM। So EM, that is IUM, is added to the name at the end। एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। सपोज मैं ले रही हूँ 100, तो 100 के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, 0 के लिए 1 के लिए अन होता है, तो हम लिखेंगे अन। देन 0 है, उसके लिए लिख दिया हमने नील। एक और 0 है, उसके लिए हमने लिख दिया नील, और उसके बाद एंड किससे करेंगे हम उसको, EM से। तो नाम हो गया कंपाउंड का UNN, शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मेरे पास 111 है, तो हम लिखेंगे इसको अन 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 और EM, और नेम कर देंगे इसको U और U से शॉर्ट फॉर्म में। अगर 104 है, तो जाएगा अन निल क्वाड और एंड में EM, दैट इज UNQ शॉर्ट फॉर्म में। इफ आई हैव 118, तो अगेन हो जाएगा अन अन ऑक्ट और एंड में EM, तो दिस इज योर U एंड O। सपोज आई हैव 120, तो अन, 2 के लिए बाय, 0 के लिए निल और फिर EM, तो UBN। सपोज मेरे पास है 225, उसके लिए हम लिख देंगे बाय बाय पेंट और EM, दैट मीन्स BBE। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ इसके नीचे नोट डाल के आपको लिखना है यूरेनियम is the last natural
occurring element after uranium all the elements have been prepared artificially in a nuclear reactions, and these elements are known as transuranic elements. ओके, सो यूरेनियम जो है आपके पास, इट इज द बेसिकली और लास्ट नोन नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स. ओके, एंड उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं वो सारे आर्टिफिशियली न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रिपेयर किए हैं हमने, तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. यूरेनियम के बाद वाले जितने भी फॉर्म हुए हैं दे विल बी कॉल्ड एज योर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. देखो ये यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92. Done writing? संप्रिता एग्जाम्पल दो 6-7 का. जो भी उनका नाम है उसको उसी फॉर्म में लिखना है. मान लो कोई 167 आया, ठीक है, तो आप लिखोगे अन हेक्स सेप्ट ईएम, बस हो गया. जो भी उसका लिखा हुआ है वही लिखना है आपको, कुछ डिफरेंट नहीं है. जल्दी लिखो अंकित. संपदा प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. लाइक बहुत सारे लाइक केमिस्ट्री साइंस में जाओगे तो देर आर सो मेनी ऐसे टर्म्स जो प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है. दैट इज़ नॉट एन इशू. सेप्ट, सेप्ट है ना, सॉरी, हेप्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे 7, तो हेप्ट ठीक है. ऑर्गेनिक में एक्चुअली सेप्ट यूज़ करते, ठीक है. इट इज़ योर हेप्ट. जो वो लिखा हुआ है बस उसी को कंसिडर करना है. अन हेक्स हेप्ट ईएम. सेप्ट भी वैसे यूज करते थे पहले, बट अभी हेप्ट यूज करते हैं. चलो, हो गया सबका लिखना. सफिक्स, सफिक्स 9 का सफिक्स इज नथिंग, इट्स एन. ओके, इट इज योर ई डबल एन एन. फॉर 9 इट इज ई डबल एन. एनीवेज इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है. कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से नहीं आएगा कभी भी. दिस इज ई. चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, तो अभी तक जब आप 10th 9th में थे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा था, के एल
M शेल्स में एंड सो ऑन, जिसमें आपको ये पता था कि पहले वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो, L में 8 कर सकते हो, इसमें 18 कर सकते हो, अगेन 18 कर सकते हो, बट M में भी सिर्फ 8 ही फिल होता था, ऑल्दो उसकी कैपेसिटी 18 है बट फिलिंग सिर्फ 8 ही होता था। ठीक है, तो ये शेल्स की बात हो रही है। ओके, अभी देयर इज दिस न्यू टर्म आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी इट इज़ सब्जेक्ट ऑफ साइंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जीज और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट हम उनके बारे में बात करते हैं ना। इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थ्योरी। इसको हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में डिटेल में, क्वांटम थ्योरी एंड एवरीथिंग क्या होते हैं, क्या पॉस्टुलेट्स होते हैं, सब उसमें पढ़ेंगे। तो उस पूरी थ्योरी वहाँ पे जो भी क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें से हमको ये समझ में आया कि ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट के अंदर होता है आपके पास ऑर्बिटल। ओके, तो ये जो आपके पास शेल्स है, these are your shells now are called as orbits, और ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और ऑर्बिटल जो है हमारे पास वो होते हैं बेसिकली मेनली 4 टाइप के, s p d और f। क्लियर है? अभी अगर मैं s ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, तो एस ऑर्बिटल में एक ही जगह होती है, सिर्फ एक बॉक्स होता है। ठीक है, बॉक्स मैं बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, जैसे हम और इसमें जब लिखते थे ये न्यूक्लियस है, के शेल लिख लिया, एल शेल लिख लिया, तो हम इस तरीके से रैंडमली 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर देते थे, है ना। नेक्स्ट वाले में हम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उसके रिस्पेक्ट में पुट कर देते, जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल ले लूँ, तो इस तरीके से हम शो करते थे। अब हम ऐसे शो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं एस पी डी ऑर्बिटल में। एस में सिर्फ एक ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, और एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पी के अंदर इटसेल्फ 3 और बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पे भी आप इस तरीके से हर बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। डी में होते हैं 5 इसके पार्ट्स, अगेन यहाँ पे आप हर एक बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। और लास्ट में आता है आपके पास एफ, एफ के होते हैं 7 सब पार्ट्स, और इसमें आप हर एक बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। तो अगर मैं एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में हो सकते हैं, आंसर हो जाएगा 2। पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 6। डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10, और एफ की मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी 14। इतने एस पी डी एफ इन ऑर्बिटल्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं। एस का अपना शेप होता है, दैट इज स्फेरिकल। ठीक है, तो पहले जो हम बोलते थे ना कि इधर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हम अब ये नहीं बोलते कि इसी एग्जैक्ट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, हम एक 3D एरिया डिफाइन करते हैं। ओके, और हम यहाँ बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये पूरा जो ऑर्बिटल है, एस का पूरा ऐसे ऑर्बिटल होगा, और इसका कुछ भी डिफाइंड वो नहीं है, मैंने तो इसे डिफाइंड बना दिया बट कुछ डिफाइंड है नहीं। मतलब यहाँ पे चांसेस है, जहाँ पे एकदम आपको डॉटेड डार्क सा दिख रहा है, यहाँ पे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। धीरे धीरे इसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी आपको कम हो जाएगी। तो ऑर्बिटल का डेफिनेशन होता है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, की मोस्ट ऑफ द टाइम पे चांसेस ये हैं कि यहीं पे इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा, लाइक 99% ऑफ द टाइम आई विल गेट द इलेक्ट्रॉन हियर ओनली। ओके, बहुत मुश्किल है कि वो बाहर हमको मिले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे यही मिलेगा। तो एस का जो प्रॉपर शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। देन अगर हम पी की बात करें, तो पी के डम्बल जैसे शेप होते हैं, एक इस एक्सिस में प्रेजेंट होता है, एक इस एक्सिस में प्रेजेंट होता है। लाइक एक मान लो ये आपका वाई है, ये एक्स है, और ये जेड है, ये जेड एक्सिस में। तो हर एक्सिस पे इस डम्बल शेप के आपके पास ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गए। अगेन मैंने ये डिफाइंड लाइन बनाई है, डिफाइंड नहीं होता, ये डॉटेड लाइंस होते हैं। मतलब
इन ही एरिया में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के होने के चांसेस है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हो सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब जैसा भी है, बट इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इसी एरिया में होगी, मैक्सिमम इधर होगी, इसके बाहर के चांसेस कम है। बट मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे बिल्कुल बाहर इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं। ऐसे ही डी के भी 5 शेप्स होते हैं जिसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो मैं अभी नहीं बता रही हूँ। और एफ के तो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हम पेपर पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते उनके ऑर्बिटल को। ये हो गए आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एस पी डी और एफ ऑर्बिटल। तो इससे पहले जो हम के एल एम एन में फिलिंग करते थे, ये वॉट एवर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो हम फिलिंग कर रहे थे, जैसे हम 1 सेकेंड, ओहो अब जैसे हम लोग फिलिंग करते थे के एल एम एन में, मेरे को सोडियम के लिए अगर लिखना है तो सोडियम में पहले में 2 रहेगा, फिर 8 होगा और यहाँ पे 1 होगा। इस तरीके से हम सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की फिलिंग करते थे, है ना। अभी हम इसको के एल एम एन के टाइप में इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करेंगे। अब हम कैसे करेंगे, एस पी डी एफ के हिसाब से। और एस पी डी एफ में हमको कैसे करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक आप उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, बट अगर अभी याद हो जाए तो बेटर है। ओके, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे होगा 1, इधर होगा 2, ये सब हम दोबारा पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इधर होगा 3, ये सिस्टमेटिक वे से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया 4, देन 5, देन 6, यहाँ पे लिखेंगे एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे इसको हटाई दो, रिक्वायर्ड नहीं है। एस पी डी एफ, ठीक है। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर रहे हैं, लर्न करने का तरीका है, इसको डिटेल में आप पढ़ोगे बाद में। दिस इज़ योर, पहले यहाँ आओ, 1s में फिल करोगे, फिर वापस जाओगे, ठीक है। फिर 2s में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिर वापस जाओगे, फिर 2p में फिल करोगे, 2p के बाद 3s में फिल करोगे, फिर वापस जाओगे, फिर 3p, फिर 4s में आओगे, फिर वापस जाओगे, 3d में आए, 3d से 4p में फिल किया, 4p से 5s में किया, उसके बाद फिर वापस जाओ, देन 4d में फिल करोगे, 5p में, देन 6s में, अगेन वापस जाओ, देन 4f में, 5d में, 6p में, देन वापस जाओ, और सो ऑन। इतना हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके पास इन दिस पर्टिकुलर मैनर चलते रहेगा। इसको अगर मुझे सोडियम के लिए लिखना है, सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, तो मुझे इसको फिल करना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, तो हमने लिख दिया 1s 2, क्योंकि 2 की मैक्सिमम कितना भर सकता है वो, सिर्फ 2, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकता। 2 के बाद मैं देख रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल हो रहा है, 2s में, तो नेक्स्ट लिखूंगी मैं 2s। अगेन 2s आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है, 2। 2s के बाद देख रही हूँ हम आ रहे हैं 2p पे, 2p पे आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, 6 मैक्सिमम, तो 2 + 2 4 + 6 10, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो अब किस में आ जाएगा, 3s में। वी विल हैव 3s1। बात समझ में आया। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, दैट 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s2 के बाद क्या आ रहा है, 3p6, देन 4s2, देन 3d5, 4p6, 5s2, देन 4d10, 5p6, 6s2, और इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे जितने भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और हर एक ऑर्बिटल की आपको मैक्सिमम कैपेसिटी पता है। अगर मुझे यहीं पे मैग्नीशियम का फिल करना होता, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम लिखते 1s2
2s2, 2p6 और 3s2। अगर मेरे को एल्यूमिनियम का लिखना है, एल्यूमिनियम पे 13 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सब स्टार्टिंग का तो सेम रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब s जो है 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3s के बाद किस पे आएगा, 3p पे। आप लिखोगे 3p1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है आपके पास। बात समझ में आया? लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर टू यू पीपल और नॉट। ओके, तो अब आपका होमवर्क है कि आपको 1 से लेके 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, कौन सा पोर्शन अंकित अंकित आपको समझ में नहीं आया वो बताओ। दैट आई विल रिपीट दिस, बट लेट मी नो कि समझ में क्या नहीं आया इसमें, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है इट्स वेरी इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, तो लेट मी नो क्या समझ में नहीं आया। ये मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया कि इस तरीके से आपको याद करना है। पहले 1s में फिल होगा, फिर घूम के जाओगे 2s में फिल आएगा, फिर घूम के जाओगे 2p में फिल करोगे, देन 3s में, देन 3p में, देन 4s में, एंड सो ऑन। s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, p मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, d मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, f मैक्सिमम सॉरी d 10 रख सकता है, f मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। बस इतनी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो आप सोडियम का अगर आप एग्जांपल लोगे, तो सोडियम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, तो पहले 1s में फिल करो, 1s2, फिर 2s में फिल करो, 2s2, देन 2p में फिल करो, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 2p के बाद किस में आएगा, 3s में, तो नेक्स्ट फिल कर दिया 3s में। एक ही इलेक्ट्रॉन था तो एक ही फिल किया हमने, मैग्नीशियम के पास 2 थे तो दोनों फिल कर दिया। अब एल्यूमिनियम पे 3s पे ख़त्म हो जा रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब हम नेक्स्ट किस में पुट करेंगे, 3p में। समझ में आया? लेट मी नो। तो अभी इसी तरीके से आपको 1 से लेके 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखने हैं खुद से। ये मैंने आपको चार्ट बता दिया है, लाइक दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फिल करना है। और उसके बाद फॉर दैट मैटर 20 के बाद ऐसा करो, 21 से लेके 30 तक भी एलिमेंट्स के पूरा लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज फॉर होमवर्क। और अगर ये नहीं करोगे, अगर नहीं किया ये, तो बाद में मुझे मत बोलना कि मैम हमको कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आ रहा है, कैसे फिल हो रहा है, आप जल्दी जल्दी कर दे रहे हो, बिकॉज अगर आप ये नहीं लिखोगे देन दिक्कत होगा। ओके तो ये नहीं करोगे बहुत दिक्कत होगा, पूरे चैप्टर में मैं SPDF बातें बोलती रहूँगी और आपको वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ समझना है, और उसके बिना फिर काम नहीं चलने वाला, तो दैट यू हैव टू डू। ठीक है, अभी हम दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, ठीक है, ये पता करना है कि कौन से कौन से पीरियड में या कौन से ग्रुप में आपका एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ यहाँ पे, ये बहुत बेसिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ोगे इसको। हाँ, जैसे हम ये के की बात कर रहे हैं ना, तो इफ़ यू रिमेंबर 10th क्लास में हम के लिए n इज इक्वल टू 1 लिखते थे, एल के लिए n इज इक्वल टू 2, एम के लिए n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो जो आपके पास के होता है उसमें वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1 है, तो दिस रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट।
तो ये जो शेल्स हैं वो भी आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्बिट ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो के शेल के लिए आपके पास एन की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो एल के शेल के लिए एन की वैल्यू 2 आ रही है, तो उसमें सारे 2 वाले इंक्लूड होंगे एल में। दैट मीन्स के विल हैव 1s, क्योंकि 1 वाला एक ही है। 1 वाला यू हैव ओनली 1s, 1 पे और कुछ है ही नहीं। n इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास दो है, 2s और 2p। तो यहाँ पे आप 2s भी आ जाएगा और 2p भी आएगा, ये 2 ऑर्बिट में। n इज इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3s, 3p एंड 3d। तभी हम k में क्या बोलते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो। n में मैक्सिमम 8, कैसे, s के 2, p के 6, टोटल कितना हुआ 8। m की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम आप कितने फिल कर सकते हो, अभी हमने ऊपर देखा था S2 P6, दैट इज योर 6 + 2 8, और D में 10 18। तो आप इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हो, 80। ठीक है, हमें ऐसे ही पढ़ रहे थे ना, K में 2, L में 8, M में 18, इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। 10th का याद है कुछ, या मस्ती करिए बस 10th में। तो ये वही KLMN में हम बस बात कर रहे हैं ऑर्बिट की, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ओके, n में भी 18 है, मतलब क्रिश क्या बोल रहा हूँ। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो तुम बोल रहे हो, ओके, आई अंडरस्टूड दिस, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा, उसमें हम अभी नहीं जा रहे। स्टार्टिंग के 3 देख लो, उतना ही आपको जरूरत पड़ेगी अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। ओके, वो सब हम बात करेंगे, सब उन सब के बारे में डील करेंगे। चलो, ये मेरे को थोड़ा सा बेसिक बताना था आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, ताकि अब मैं आगे कुछ बात करूँ तो बेसिक नॉलेज हो आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे। ओके, जो स्क्रीन पे जो मैं लिख रही हूँ वो बहुत छोटा दिख रहा है क्या, लेट मी नो, तो आई विल स्टार्ट राइटिंग बिगर। विवेक इज सेइंग, पॉइंटर अगर बहुत मोटा कर दूंगी विवेक, तो वो स्क्रीन में बहुत मतलब लिखते टाइम बहुत खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके पास, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स को कैसे डिटरमाइन करोगे। ओके, तो हर ग्रुप्स की, हर मतलब हर एस एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, उनके अपने अलग अलग तरीके हैं जिससे आप उनको डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर मुझे ग्रुप नंबर पता करना है, चलो पहले पीरियड नंबर देख लेते हैं। अगर मुझे पीरियड नंबर पता करना है कि कौन सी पीरियड में होगा, तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो अगर मुझे पीरियड नंबर पता करना है तो उसको हम कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्रेसेस द पीरियड ऑफ एलिमेंट। अभी लिख लो, एक्सप्लेन करती हूँ। देन है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर आप कैसे डिटरमाइन करोगे, अगर एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक मतलब फर्स्ट 2 जो ग्रुप्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। अगर पी ब्लॉक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा पी ऑर्बिटल में, तो क्या बोलेंगे हम उसको, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें आप ऐड करोगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10।
दिस इज फॉर पी ब्लॉक। डी ब्लॉक की बात करोगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बस वही आपके होंगे डी ब्लॉक को अगेन। देन वी हैव एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के लिए इट इज ऑलवेज थर्ड ग्रुप, हमेशा थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होगा, ग्रुप में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ये लिखो, फिर पीरियोडिक टेबल में ही आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी द पीरियोडिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। अब इस पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है। अब अपने नोट्स में आप चेक करोगे तो मैंने पीरियड के लिए आपको लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्रेसेस द पीरियड नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ नहीं बता रहा है, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एन। जैसे एस के आगे 1 लगा हुआ है और पी के आगे अगर 2 लिखा हुआ है या पी के आगे 3 लिखा हुआ है, तो दिस इज नोन एज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज नोन एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, वही उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं ले रही हूँ मैग्नीशियम को, मुझे वैसे तो पता है कि दिख रहा है यहाँ पे, बट क्वेश्चन में ऐसे ही बोल दे, पीरियोडिक टेबल नहीं गिवन है और बोल दे कि मैग्नीशियम का पोजीशन बताओ, कौन से ग्रुप में होगा और कौन से पीरियड में होगा। तो पहले मुझे क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। मैग्नीशियम पे मेरे पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगी तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है मेरा एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल में गया है, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब जितने अब मुझे इसका बताना है कि पीरियड कौन सा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से और ग्रुप कौन सा होगा। पीरियड के लिए क्या बोला, मैक्सिमम क्वांटम नंबर जो भी होगा वही उसका पीरियड नंबर होगा। तो मैग्नीशियम के लिए मैक्सिमम क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 3। अगर 4 होता है यहाँ पे तो 4 भी हो जाता, वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो फॉर मैग्नीशियम आई हैव मैक्सिमम क्वांटम नंबर, मतलब एन की वैल्यू जो है मैक्सिमम 3 आ रही है। तो ये कौन से पीरियड में होगा, थर्ड पीरियड में। दिस इज योर पीरियड 1, दिस इज योर पीरियड 2 एंड दिस इज योर पीरियड 3। ग्रुप की अगर हम बात करें तो मुझे ये पता चल गया ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा, आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे लास्ट आपके पास ऑर्बिट जो है वो 3 वाला ऑर्बिट है। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो ग्रुप नंबर क्या हो गया, 2। समझ में आया, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेशियम। पोटेशियम को लेके चलते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। मान लो मुझे नहीं पता, पीरियोडिक टेबल नहीं गिवन है, तो पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितने हो गए, 4s1 हो जाएगा ना, सॉरी 4s1। दिस इज 6 + 2 + 2 10, 16, 17, 19 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया पोटेशियम का। अब मुझे इसका निकालना है पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम क्वांटम मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4। तो ग्रुप कौन सा, पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। और मुझे ग्रुप निकालना है, तो अगेन एस ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है। तो मैं बोल दूंगी कि इसका ग्रुप कौन सा हो गया, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप हो गया 1। क्लियर है? ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई एम टेकिंग लेट्स से फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एग्जांपल लेते हैं। एटॉमिक नंबर है 15। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p हो गया 6 7 8 9 10 11 12, 3p3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब मुझे इसका सब फाइंड आउट करना है पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर कितना होगा, मैक्सिमम क्वांटम नंबर, दैट इज योर 3, ये भी 3, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो कौन से पीरियड में मिलेगा आपको, थर्ड पीरियड में। ऑफकोर्स ये 1 है, ये 2 है, तो ये थर्ड है, थर्ड पीरियड में है। ग्रुप की बात करें, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ग्रुप निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अब ये दोनों आएंगे, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट शेल को। लास्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है 3s और 3p दोनों। लास्ट शेल में जैसे मैंने अभी बताया आपको, k, l, m और n। k के लिए n की वैल्यू 1 होती है, l के लिए n की वैल्यू 2 होती है, m के लिए n की वैल्यू 3 होती है। 3 के अंदर क्या क्या आएगा, 3s, 3p और 3d। तो इसमें टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। हम यही तो बोलते थे ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल इज नोन एज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे लास्ट शेल आपके पास 3 है, और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल आपके पास, 5। तो 5 प्लस 10 दैट विल बी इक्वल टू 15। तो कौन से ग्रुप नंबर में होगा, 15। क्योंकि अंकित मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, इस 2p को मैंने कंप्लीटली फिल किया क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स सारे थे, बट यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। मान लो फॉस्फोरस के बाद मुझे सल्फर का लिखना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो मैं कैसे लिखूंगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन्स अभी खत्म हो गए और नहीं है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स। मुझे क्लोरीन के लिए लिखना है, क्लोरीन के लिए होता है एटॉमिक नंबर 17, तो मैं कैसे लिखूंगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सॉरी 3p5। क्योंकि अब मेरे पास और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मैं कहाँ से भरूँ, उसका एटॉमिक नंबर ही इतना होता है ना। तो यहाँ पे तो मैं मैक्सिमम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं आगे जाने के लिए। ओके फाइन। तो अब जैसे चलो मैंने सल्फर भी यहाँ पे लिख दिया, सल्फर के लिए अगर मुझे पीरियड नंबर बताना है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो कौन से पीरियड में मिलेगा मेरे को, थर्ड पीरियड में। ग्रुप नंबर निकालना है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये वाला शेल आपके पास वैलेंस शेल हो गया, 4 + 2 6, 6 + 10 16। तो सल्फर मुझे कौन से ग्रुप में मिलेगा, 16 में। बात समझ में आई, नहीं नहीं ये सबके लिए एप्लीकेबल है, मैं तो एग्जाम्पल आपको थर्ड पीरियड का लेके चल रही हूँ, सबके लिए सेम हो जाएगा क्रिश, ऐसा थोड़ी है। अभी चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो मैं नाइट्रोजन ले रही हूँ, नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी शेल में जा रहा है, तो इसका पीरियड कितना होगा, सेकेंड पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है। ऑफ कोर्स अगर मुझे ग्रुप नंबर इसका निकालना है तो मुझे पता है पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। पी के लिए हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1 है, ये 2 है, तो जो भी आपके पास लास्ट में सेम सेम वाला आ रहा है वो वैलेंस कंसिडर करेगा। तो ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 + 2 5 प्लस 10 करना है आपको, तो कितना हुआ 15। तो आपको नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में मिलेगा, 15 ग्रुप में। समझ आया या नहीं। यशिका अभी समझ में आया। 2p और 3s हुआ तो सिर्फ लास्ट वाले को जो सेम है बस उसको कंसिडर करना है, जो कि हमने देखा था अभी। मैं बेरिलियम ले लूँ, बेरिलियम के लिए 4 होता है, 1s2, 2s2, तो वैलेंस में सिर्फ 2s ही कंसिडर करेंगे। ओके, जो ये वाला जो सेम आ रहा है वो सब कंसिडर करना है आपको, बस सेम होने चाहिए वो। मान लो मैं ले रही हूँ बोरॉन, बोरॉन 5 होता है, 1s2, 2s2, 3p1। तो अब मैं इसको वैलेंस में नहीं कंसिडर करूंगी, ये तो उससे प्रीवियस वाला शेल हो गया, वैलेंस में 3 वाला आ जाएगा, तो अब 3 को कंसिडर करूंगी। अब 3p6 और 3d भी आ जाता तो हम फिर उसकी बात करते। ये सॉरी 2p हो जाएगा, सॉरी सॉरी 2p हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, ये गलत लिख दिया।
बोरॉन के लिए 5 है, तो 1s2 2s2 2p1, तो अभी ये बैलेंस हो जाएगा। एल्यूमिनियम के लिए जैसे मुझे लिखना है, चलो एल्यूमिनियम का बताती हूँ। एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हुआ 6 7 8 9 10 11 12 प्लस 6, सॉरी ज़्यादा हो गया ना, इसको रब कर दो। 6 7 8 9 10 11 12 3p1। अब मुझे अगर वैलेंस फाइंड आउट करना है तो मैं 2 को थोड़ी देखूंगी, तो प्रीवियस वाले हो गए, सिर्फ 3 चेक करूंगी अब। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए टोटल 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर कितना हो गया 13। पीरियड नंबर की बात करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम क्वांटम नंबर 3 है, तो पीरियड कौन सा हो गया 3। बात समझ में आई? यस और नो? इज इट डिफिकल्ट? इट्स वेरी इजी। नहीं शुक्तिका, अभी तो नोट्स में लिखवाया ना आपको। नोट्स में क्या लिखवाया, नोट्स चेक करो। पी ब्लॉक के लिए और एस ब्लॉक के लिए अलग अलग है ना, ये देखो यहाँ पे लिखवाया है। फॉर एस ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, पी ब्लॉक के लिए आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 करना है। अगर पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो, सबके लिए नहीं है। लिखवाया तो है यहाँ पे नोट्स में, इसीलिए पहले लिखवा दिया था। ओके, अगर डी ब्लॉक है तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। अब आप उसमें 10 नहीं ऐड करोगे, वो तो पी ब्लॉक था इसलिए मैंने 10 ऐड किया, क्योंकि फॉर्मूला ही ये है। और एफ ब्लॉक के लिए तो ऑलवेज थर्ड ग्रुप है। तो देखो फॉर एफ ब्लॉक आपको मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में भी, कि ये जो पूरा आपके पास येलो वाला है, ठीक है, ये सब के सब यहीं प्रेजेंट है, ये पूरा सारे के सारे, दीज ऑल ऑफ कितने हैं 14 है आई थिंक, 15 है, ये सब के सब यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, सब इधर होंगे। तो इसलिए एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट होगा वो हमेशा ग्रुप 3 में होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। और पीरियड के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, मैक्सिमम क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पूरे जो भी हैं, एक्टिनम हो गया, थोरियम हो गया, ये जो भी हैं, ओके, यूरेनियम हो गया, ये सब किस में आएंगे, एफ ब्लॉक में आते हैं। तो ये भी आपके पास ऑलवेज कौन से ग्रुप में होंगे, थर्ड ग्रुप में। और पीरियड के लिए आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। चलो एक डी ब्लॉक का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैं ले लेती हूँ स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। तो मैं जब फिल करूँगी तो वो जो मैंने आपको बताया है जैसे फिल करना है वही फॉलो करना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। बात समझ में आई? ये मैंने वही फॉलो किया है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये वाला अभी नया लग रहा है क्योंकि आपको ये याद नहीं है ना, इसलिए आपको न्यू सा फील हो रहा होगा कि क्या ही है। इसके हिसाब से ही मैंने फिल किया है। सबसे पहले मेरे पास अगर 21 इलेक्ट्रॉन्स है, 21 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज स्कैंडियम, मुझे उसके लिए फिल करना है। तो मैं कैसे फिल करूँगी, सबसे पहले 1s में जाएगा, 1s2, देन 2s में आएगा, 2s2, देन 2p में आएगा, तो 2p6, देन 3s में आएगा, 3s2, देन घूम के 3p में आया, 3p6, फिर घूम के किस में आया 4s में, देन घूम के किस में जा रहा है 3d में। यहाँ पे आके मेरे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, तो मैंने क्या लिख दिया 3d1। क्लियर है? तो ये जो हमने अरेंज किया हुआ है, तो दीज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में हमने इनको अरेंज किया हुआ है। और ये पहले एनर्जी फाइंड आउट करी और फिर उसके हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल किया हुआ है। ऐसी अगर आप के एल एम की भी बात करो तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए इसको हम पहले फिल करते हैं, देन एल आता है, देन एम आता है। इन द सेम वे 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, तो उसको हम पहले फिल करते हैं, देन 2s को फिल करते हैं, उसकी एनर्जी 1s के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा, फिर 2p की और ज़्यादा, 3s की और ज़्यादा, एंड सो ऑन। तो ये हमने यूज़ करते हुए फिल किया है। ठीक है, कमिंग बैक टू द पीरियोडिक टेबल, हमने लिखा था यहाँ पे 1 सेकेंड, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, अब
3D के केस में थोड़ी सी स्पेशलिटी जो आती है वो ये है कि जब हम उसमें कैलकुलेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम लास्ट में अभी नहीं देख रहे थे। तो चाहे तो आप यहाँ नोट्स में इसको लिख लो, ज़्यादा बेटर है कि जब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे 3D के केस में, तो आपको काउंट करना है यहाँ पे 4s के इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 - 1 डी के इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अभी आपने स्कैंडियम के लिए देखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो आपको 4s, लाइक नॉट 4s, आप जनरल टर्म्स में इसको n कर लो, क्योंकि हम इसको n कर लो, इसको n-1 कर लो। ये तो हम सिर्फ 3D के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए 4 लिख दिया। ns इलेक्ट्रॉन एंड n-1, और n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे n जो है आपके पास वो 4 है, और n-1 मतलब 4 - 1 d 3 आ जाएगा, तो 3d1 है। तो आपको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, ठीक है। प्रशस्ति 30 तक काफ़ी है, बट एक बार आपको 30 तक आ गया, बाकी तो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे बैलेंस में, ठीक है। कमिंग बैक टू द पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे हम लिख रहे हैं अगेन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो मुझे इसके वैलेंस में इन दोनों को काउंट करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे पास 3, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप विल बी 3, ओके। और अगर मेरे को ग्रुप नंबर निकालना है, सॉरी पीरियड नंबर निकालना है, तो पीरियड नंबर के लिए क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, तो वो वैल्यू कितनी है 4, तो पीरियड कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलो आयरन का करके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं आयरन। आयरन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है। अब मुझे इसका अगर पीरियड नंबर बताना है, तो पीरियड के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर दैट इज 4 आ रहा है, तो पीरियड नंबर इज 4। और अगर मुझे ग्रुप निकालना है, तो ns और n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। ns आपके पास 4, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 6 + 2 8, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 8, ठीक है। समझ में आया? नहीं, इसमें 10 ऐड नहीं करना है, 10 सिर्फ पी ब्लॉक के लिए है। आप वो नोट्स में देखो और उसी को फॉलो करो, उसमें मैंने आपको लिखवाया है और यही आपको फॉलो करना है। एस ऑर्बिटल के लिए आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, इसमें लिख दो आगे इन एन एस इलेक्ट्रॉन, मतलब एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी ब्लॉक है, तो जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 10 को ऐड करो, ओके। तो इसमें भी आप लिख सकते हो एन एस इलेक्ट्रॉन आएगा प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन्स, और इसके लिए तो मैंने बता ही दिया एन एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। और एफ ब्लॉक के लिए हमेशा थर्ड ग्रुप, उसके लिए कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। सो नाउ मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको उन सब का फाइंड आउट करना है, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। डिटरमाइन position of following elements in the periodic table।
फर्स्ट है कोई तो भी एलिमेंट, पर नाम मतलब नाम नहीं लिख रही हूँ मैं एलिमेंट का, नहीं तो आप फाइंड आउट ही कर लोगे कि क्या है। पहला जिसका एटॉमिक नंबर है 48, तो आप आइडेंटिफाई करो किसकी बात हो रही है। सेकेंड जिसका एटॉमिक नंबर है 65। थर्ड जिसका एटॉमिक नंबर है 92। फोर्थ जिसका एटॉमिक नंबर है 56। फिफ्थ जिसका एटॉमिक नंबर है 52। एंड सिक्स्थ जिसका एटॉमिक नंबर है 114। ट्राई करो, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट यू हैव टू ट्राई दिस, ओके। लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मेनी, सब होमवर्क में करना है, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। in which electrons are present in 4D सबशेल या 4D ऑर्बिटल कर लो। Next, if an orbital can accommodate फोर डी सबशेल कर लो। If an orbital can accommodate 3 electrons, then how many elements are present in fourth period? कहने का क्या मतलब है, जो हम बॉक्स फिल कर रहे हैं ना, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। मान लो एक बॉक्स के अंदर हम 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर पाते, अगर ऐसा कर पाते तो फोर्थ पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? चलो अभी इतना ही करो, लिखो ये क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। डन राइटिंग? पीरियोडिक टेबल रेफर मत करो, लाइक अभी स्टार्टिंग के लिए कर लो पीरियोडिक टेबल रेफर, क्रिश, कोई इशू नहीं है, पर धीरे धीरे हम मतलब धीरे धीरे आप याद कर लोगे, डोंट वरी। अभी आपको मैं हमेशा यही बोलूँगी कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट दिस चैप्टर, पीरियोडिक टेबल चैप्टर, इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर, लाइक पूरे 11th का सबसे आसान चैप्टर है ये, ओके। क्योंकि अभी चीज़ें आपको नई नई लग रही है कि एक ही बॉक्स में इतना इलेक्ट्रॉन भरना है, अभी याद नहीं है एस में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, पी में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, तो थोड़ा नया लग रहा है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो गिव योर सेल्फ लिटिल बिट ऑफ टाइम, यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। चलो नेक्स्ट है आपके पास, अब हम देखते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ
पीरियोडिक टेबल। अब जो हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन सबको के बारे में बात कर रहे थे, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। नाउ व्हाट आर योर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आप कैसे डिफाइन करोगे? सो दोज एलिमेंट्स in which last electron enters the s subshell is known as your s block elements। कोई डाउट इसमें? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एंटर करेगा वो अगर एस ब्लॉक हुआ तो दैट विल बी, उसमें अगर फिल हो रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इस ब्लॉक का, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे एन एस 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। 1 और 2 क्यों लिखा? अगर मैं ले रही हूँ सोडियम और अगर मैं ले रही हूँ मैग्नीशियम, तो सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, और मैग्नीशियम के लिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये दोनों ही आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है। सोडियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, मैग्नीशियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, बट इसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 से 2 तक, मतलब 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ओके, इज दैट क्लियर? अगर 1 हुआ तो क्या होगा? ग्रुप 1, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ग्रुप बताता है, और अगर 2 हुआ तो दैट विल बी टेलिंग यू अबाउट द ग्रुप 2। ओके, next important point for this one, properties of s block elements is that they are mostly soft metals। ठीक है, आपने पढ़ाई है लिथियम को, 10th क्लास में पढ़ा होगा, लिथियम 8th में भी पढ़ा होगा। कि लिथियम जो है आपके पास वो सॉरी लिथियम नहीं, सोडियम जो है सॉफ्ट मेटल होता है, पोटेशियम आपके पास काफ़ी सॉफ्ट मेटल होता है, इवन लिथियम भी काफ़ी सॉफ्ट मेटल होता है, आप इसको नाइफ से कट कर सकते हो। ठीक है, सो दीज इंक्लूड योर सॉफ्ट मेटल्स, जिसकी वजह से यूजुअली दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, मतलब जल्दी आपके पास मेल्ट हो जाएंगे। सो लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू their weak metallic bonding। उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, एंड मेटालिक, उसका रीज़न ये है कि उनका जो उनके जो भी मेटल के बीच का जो बॉन्डिंग है वो वीक है एज कम्पेयर टू हार्ड मेटल। जैसे आयरन को से कंपेयर करो, आयरन बहुत हार्ड होता है, बट सोडियम देखो वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, उनके बीच का जो फोर्सेस है वो थोड़े वीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस इज these metals mostly form ionic compounds। ठीक है, मोस्टली आयनिक कंपाउंड ही फॉर्म करते हैं, आपको पता ही है। NaCl हो गया, आयनिक फॉर्म होता है Na प्लस एंड Cl माइनस, है ना, NaOH, Na प्लस एंड OH माइनस। तो ये आयनिक कंपाउंड्स ही मोस्ट ऑफ द टाइम पे फॉर्म करते हैं। These metals, next point, these metals are more reactive due to its
लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि मैं सोडियम अगर ले रही हूँ तो अभी मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये हमारे पास के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी हमको लगेगी उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कि the minimum amount of energy required to release or to remove the outermost electrons from the element is known as your ionization energy। तो इन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से बाहर निकल जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिमूव हो जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट इज these metals are kept in organic solvents except lithium। ठीक है, लिथियम जो है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती इतना कि उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखो, बट आपने ये पढ़ा होगा कि सोडियम को एंड पोटेशियम को हम किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन में। केरोसिन की स्पेलिंग देख लेना। केरोसिन जो है वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो क्योंकि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो इनको अगर आप ओपन में रखोगे तो दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग, बर्निंग चालू हो जाएगा। तो वो अवॉइड करने के लिए हम उसको वाटर में तो रख नहीं सकते, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ भी बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो हम उसको किस में पुट करते हैं, केरोसिन में। ओके, तो यूजुअली आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख लो, सोडियम एंड पोटेशियम आर kept in kerosene oil, whereas lithium को हम कैसे स्टोर करते हैं, is kept in paraffin wrapper। मतलब उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम एक पेपर लेते हैं जिसमें पैराफिन वैक्स जो होता है उसको रब करते हैं और उसमें उसको फोल्ड करके रख देते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, all s block elements impart characteristic color to the flame due to their low ionization energy except बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये वैसे तो हम अलग से एस ब्लॉक एलिमेंट्स जब आएगा तभी भी पढ़ेंगे, बट बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मान लो मेरे मेरे पास एक यहाँ पे बर्नर है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्पैचुला ले रहे हैं। स्पैचुला इस केमिकल टर्म्स में हम बात करते हैं तो चम्मच टाइप का होता है। उस स्पैचुला को अगर हम यहाँ से बर्न करें और मेरे पास यहाँ पे कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट हो, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो जब हम इसको बर्न करते हैं तो उनका एक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आता है, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट कलर शो करते हैं वो। ठीक है, सो वो कलर याद करना पड़ेगा आपको, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सारा चीज़ें याद करने का ट्राई करना है। ओके, पहले तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देख लो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्रुप 1। ओके, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन आएगा,
ये आपके सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 2 की बात करें तो यू विल हैव ये सारे एलिमेंट्स। याद कैसे करना है? ह ली ना कब्र, कब्र में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, से फरार। ठीक है, किसी को कुछ और आता है तो आप वैसे भी याद कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने इस तरीके से याद किया है, तो अगर इफ़ यू नो समथिंग एल्स इट्स टोटली अप टू यू। ये आप याद करोगे बिना मैगी के सैड बने रहना। ठीक है, दिस इज हाउ आई लर्न व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th। तो यू कैन ऑल्सो लर्न लाइक दिस। ओके, क्लियर है? अभी ये हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 में आता है, बट इट इज़ नॉट एन अल्कली मेटल। ठीक है, ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल भी बोलते हैं, ग्रुप 2 को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये इनका इस तरीके से कॉमन नेम है। तो अगर मैं ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ तो समझ जाना है कि व्हाट आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ग्रुप 2 की बात कर रही हूँ तो मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल रही हूँ तो मैं ये सब एलिमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। So these are your the ways you can learn the alkali metals and alkaline earth metals. अब अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से कलर देते हैं, तो ये मेटल जो है, लिथियम जो है वो कैरामाइन रेड कलर देता है। ओके, सोडियम जो है गोल्डन येलो कलर देगा बर्न करते टाइम। पोटेशियम जो है वो लिलियाक कलर देगा। लिलियाक इज लाइक पर्पल, पेल पर्पल बोल सकते हो। ओके, रुबीडियम की अगर हम बात करें तो वो ब्लू कलर का फ्लेम देता है। सीजियम की अगर हम बात करें तो पेल ब्लू कलर का कलर देगा। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो कोई कलर नहीं आएगा, दिस इज दस रेडियो एक्टिव। ग्रुप 2 की बात करें तो बेरिलियम तो कोई कलर देगा नहीं, उसमें एक्सेप्शन है, तो नो कलर, सिंपली बस बर्न हो जाएगा। सेम इज विद मैग्नीशियम ऑल्सो, मैग्नीशियम के साथ आपको मिलेगा नो कलर। इसका रीज़न बताऊंगी बाद में। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो आपको ब्रिक रेड कलर देगा। ओके, स्ट्रॉन्शियम की अगर हम बात करें तो क्रिम्सन रेड। एंड बेरियम जो है आपको कलर देगा एप्पल ग्रीन। ये बहुत बार एग्जाम में, ये तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। एंड रोडियम जो है अगेन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी इलेक्ट्रो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो कोई कलर नहीं देता, मतलब इसको हम कंसिडर नहीं करते बेसिकली प्रॉपर्टीज में, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ये सब चीज़ें थोड़े बहुत लर्न करो, है ना। और धीरे धीरे एक साथ सब याद नहीं होगा, तो इनऑर्गेनिक में पहले ही बता देती हूँ। इनऑर्गेनिक में चीज़ों को काफ़ी लर्न करना पड़ेगा, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग थिंग्स। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके लर्न करना चालू करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लिखो जल्दी से पहले।
Ma'am, Hmm. ma'am, when we burn magnesium, it gives white power flame. No, ma'am, white dazzling flame. इट्स नॉट वाइट फ्लेम, वो कलर नहीं है, बट वो इतना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एक्चुअली मैग्नीशियम, तो एकदम ब्राइट कलर आपको दिखता है। वो सिंपल फ्लेम है, जैसे आप कोई भी चीज़ बर्न करते हो वही सिंपली बर्न हो रही है, तो कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है उसका। Okay. आई विल सेंड यू अ वीडियो फॉर दिस फ्लेम कलर। ठीक है, यूट्यूब पे एक वीडियो है, मैंने देखा हुआ है, आई विल सेंड दैट वीडियो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम कलर आपको ऑब्जर्व होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास। Like these metals have their constant ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इनका कांस्टेंट होता है। जैसे अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करूं, तो आपको इफ़ यू रिमेंबर रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको बताया था, फॉर अल्कली मेटल्स जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अल्कली मेटल्स के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 1। तो अल्कली मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1। और अगर मैं ले रही हूँ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो उसके लिए उनके लास्ट जितने भी वैलेंस शेल होंगे वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, दैट इज़ योर +2। तभी आप सोडियम को Na+ लिखते हो, पोटेशियम को K+ लिखते हो, लिथियम को Li+ लिखोगे, है ना। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg+2 में, कैल्शियम +2 में, बेरिलियम +2 में। ओके, तो ये इसके रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास।